आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल में। ले आए हूँ आपके लिए आज रामबाण इलाज एंग्लो मैसूर वॉर से रिलेटेड। इस पीडीएफ के थ्रू जो मैं एमसीक्यू आपको कवर कराने वाला हूँ 75 प्लस एमसीक्यूज रहेंगे। ये आपने कवर कर लिया ना, एंग्लो मैसूर वॉर से रिलेटेड ऐसा कोई एमसीक्यू नहीं बचेगा जो एग्जामिनर आपसे पूछेगा और यहाँ पे कवर नहीं हो। ऐसा रामबाण इलाज चाहिए 75 एमसीक्यू, पूरा कवरेज आपको एंग्लो मैसूर वॉर से रिलेटेड मिलने वाला है। एग्जाम में ये 3-4 वॉर है, इनमें से एक ना एक वॉर से क्वेश्चन आता ही आता है। तो इससे भी एक प्रोबेबिलिटी है कि इसमें से क्वेश्चन आएगा 1 से 2 नंबर का। तो उसी पहलू को याद ध्यान में रखते हुए ये लेक्चर बनाया गया है मेरे द्वारा। 75 प्लस एमसीक्यू लास्ट तक देख लेना प्लीज। आपका पता समस्या बिल्कुल खत्म हो जाएगी एंग्लो मैसूर वॉर से रिलेटेड। किसी दूसरे थ्योरी थ्योरी किसी टीचर से जाने की पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बस जब भी मन करे क्वेश्चन के ये सीधे कर लेना, आपका पूरा टॉपिक कवर हो जाएगा। 75 एमसीक्यू रहेंगे पूरे टॉपिक के कवरेज के लिए। स्टार्ट करते हैं विद फर्स्ट एमसीक्यू। हाउ मेनी एंग्लो मैसूर वॉर वर फॉट बिटवीन मैसूर एंड ब्रिटिश? ब्रिटेन और मैसूर के बीच में कितने एंग्लो मैसूर वॉर लड़े गए थे हिस्ट्री के अंदर? तो ये थे 4 वॉर। पहले सिंपल क्वेश्चन पे कर रहे हैं कि कितने वॉर थे, 4 वॉर। कंफ्यूजन ऐसा हो जाता है एग्जाम में कई बार बच्चों को, अगर जैसे काफी दिन पहले पढ़ा होगा। जैसे अगर आप एंग्लो मराठा वॉर देखोगे तो वहां पे 3 वॉर हुए थे और एंग्लो मैसूर वॉर में 4 वॉर हुए थे। तो कई बार दिमाग से स्लिप हो जाता है कि 3 थे या 4 थे, तो वहां पे कंफ्यूजन के चांस होते हैं। तो इसलिए क्वेश्चन इंक्लूड किया हुआ है, एग्जाम में पूछा भी हुआ है। ऐसा नहीं कि मैंने इंक्लूड किया, एग्जाम में पूछा हुआ है तभी मैंने यहाँ पे लाया है। ठीक है, तो 4 वॉर हुए थे। 4 वॉर के बारे में धीरे धीरे सीक्वेंस वाइज पढ़ेंगे अब। एंग्लो मैसूर वॉर हुआ था, पहला वॉर कब हुआ था देखो। और इसमें लीडर कौन थे मेनली? फर्स्ट वॉर में हैदर अली थे, सेकंड वॉर में हैदर अली भी थे। 82 में उनकी डेथ हो जाती है, फिर उसके बाद टीपू सुल्तान आते हैं। तो मतलब सेकंड वॉर में दोनों थे, आधे में हैदर अली आधे में टीपू सुल्तान। फिर उसके बाद थर्ड में टीपू सुल्तान थे, फोर्थ में टीपू सुल्तान मर जाते हैं। ठीक है, 4 वॉर हुए थे। 1767 से शुरू हुआ था वॉर और 1799 में खत्म हो जाएगा। 67 में पहला वॉर हुआ था और 99 में लास्ट वॉर हुआ था। ठीक है, और लास्ट वॉर किससे खत्म होता है? ट्रीटी ऑफ, ट्रीटी नहीं मतलब डेथ ऑफ टीपू सुल्तान से, सेरिंगपट्टनम के अंदर। वहां पे ये वॉर खत्म हो गया था। एग्जामिनर पूछ ले कि वॉर किससे खत्म हुए थे एंग्लो मैसूर वॉर? टीपू सुल्तान की डेथ से सेरिंगपट्टनम के अंदर। और वॉर शुरू कब हुए थे? 1667 में, हैदर अली और अंग्रेजों के बीच में। क्वेश्चन कई बार पूछ लिया जाता है कि मैच द फॉलोइंग में पूछ लिया जाता है, चारों वॉर्स की नाम दिए होंगे और उनकी डेट्स दिए होंगे। पूछ लेगा कि इनमें से कौन से वॉर की टाइमलाइन सही है और कौन सा गलत है। ठीक है, चारों पेयर दिए हुए हैं। तो मैं इसी पहलू के थ्रू आपको ये भी समझा दूंगा कि ये वॉर कब कब हुए थे, और इसी पहलू के थ्रू ये भी बता दूंगा इनमें से ऐसे क्वेश्चन आता है। ठीक है, पहला एंग्लो मैसूर वॉर ये बोल रहा है कि 67 से 69 2 साल चला था। तो सही बात है ये। हैदर अली और अंग्रेजों के बीच में, अंग्रेजों की एक तरीके से ट्राइलेटरल अलायंस थी, ट्रिपल अलायंस बनाई थी उन्होंने। और उसके अगेंस्ट ये वॉर था। ट्रिपल अलायंस में कौन थे अंग्रेजों की तरफ? निजाम ऑफ हैदराबाद और मराठा। पर निजाम ऑफ हैदराबाद और मराठा को इसने, हैदर अली ने हटा दिया था अपनी टैक्टिक्स के थ्रू। बट फिर भी ट्रिपल अलायंस भी आप याद रखनी है। और वॉर कब हुआ था? 67 से 69। सही बात है। तो पहली स्टेटमेंट गलत, सही है एकदम से। ठीक है, याद रखनी है। सेकंड एंग्लो मैसूर वार के बारे में बोल रहा है ये 78 से 80 हुआ था, ये गलत है। सेकंड एंग्लो मैसूर वार हुआ था 80 से 84 में, तो ये गलत है। करेक्ट है 80 से 84। वहां पे हैदर अली 82 में मर जाते हैं कैंसर की वजह से। फिर बाद में उनके बच्चे मतलब टीपू सुल्तान लीड करते हैं। थर्ड एंग्लो मैसूर हुआ था 90 से 92, ये सही है। फोर्थ एंग्लो मैसूर हुआ था 99 में, एक ही साल में खत्म हो गया था ये। ठीक है, इसमें टीपू सुल्तान मर जाते हैं सेरिंगपट्टनम के अंदर। तो इन तीनों, अगर इन चारों स्टेटमेंट में से वन सही है, थर्ड सही है, फोर्थ सही है। सेकंड का आंसर है 80 से 84, ना कि 78 से 80। ठीक है, तो 134 करेक्ट आंसर होगा। मतलब कितनी पेयर करेक्ट है? 3 पेयर करेक्ट है। दूसरी वाली पेयर गलत थी। ठीक है, तो 3 नंबर सही है। तो उसका करेक्ट क्या है? 80 से 84। तो ऐसा क्वेश्चन आप कन्वर्ट कर सकते हो। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम अंदर पूछे जाते हैं। फिर आ जाता है एंग्लो मैसूर वॉर जो हुए थे, उनके फिर से एक पेयर टाइप क्वेश्चन आ गया कि किस वॉर में कौन सी ट्रीटी हुई थी। इस पे भी क्वेश्चन आ जाता है। तो मैं सिंगल वन लाइनर में पूछ सकता है कि भाई पहले एंग्लो मैसूर वॉर किस ट्रीटी से खत्म हुआ, सेकंड वाला वॉर किस ट्रीटी से खत्म हुआ, थर्ड वाला किससे खत्म हुआ और फोर्थ कैसे खत्म हुआ। सिंगल वन लाइनर आ जाए या मैच द फॉलोइंग आ जाए, हम दोनों तरीके से कवर कर लेंगे अभी। फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर किससे खत्म हुआ था? ट्रीटी ऑफ मद्रास से खत्म हुआ था। इस पे क्वेश्चन मैं बताऊंगा बाद में, ट्रीटी ऑफ मद्रास हुई कहती थी, क्या पहलू थे। पर अभी के लिए याद रखना ट्रीटी ऑफ मद्रास से खत्म हुआ था। सेकंड एंग्लो मैसूर वॉर किससे खत्म हुआ था? ट्रीटी ऑफ मैंगलुरु से खत्म हुआ था। थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर किससे खत्म हुआ था? ट्रीटी ऑफ सेरिंगपट्टनम से खत्म हुआ था। और फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर में कोई ट्रीटी नहीं हुई थी, क्योंकि यहाँ पे तो डेथ हो जाती है टीपू सुल्तान की, वो कब्जा कर लेते हैं। ठीक है, और
बस यही है चारों में। पहले में मद्रास याद कैसे रखना है, एमएमएस से याद रखना है। मद्रास, बेंगलुरु, सेरिंगपट्टनम, और चौथे में डेथ हो गई है। एमएमएस से याद रखना, मद्रास मैंगलोर, मद्रास मैंगलोर, सेरिंगपट्टनम, और फोर्थ में तो डेथ ही हो जाती है। सिंपल है, एमएमएस याद रख सकते हो, मद्रास मैंगलोर सेरिंगपट्टनम, और फोर्थ में डेथ हो गई उनकी। सिंपल था, इजी इजी टू रिमेम्बर, ठीक है। और वॉर की टाइमलाइन मैंने आपको बता दी थी कब कब में हुए थे, तीनों वॉर, चारों वॉर। 67 69 पहला, दूसरा 80 84, तीसरा 90 92, फोर्थ 99 के अंदर। टाइगर ऑफ मैसूर किसको बोला जाता था? ये क्वेश्चन भी रिपीटेडली आता है एग्जाम के अंदर। टाइगर ऑफ मैसूर किसको बोलते थे? टीपू सुल्तान को बोला जाता था टाइगर ऑफ मैसूर। ऐसा क्यों बोला जाता था टीपू सुल्तान को टाइगर क्यों बोला जाता था भाई, ऐसा क्या था? एक तो उनका जो रॉयल एम्बलम था ना, जैसे फ्लैग था, उस पर टाइगर की चित्र लगा के चलते थे वो, ठीक है, इमेज टाइगर का था, लोगो उनका। तो इस वजह से भी बोला जाता था। दूसरा, एक तरीके से वो इतना स्ट्रांग थे ना, उनके उन्होंने फियर्स रेजिस्टेंस दी थी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को, इसलिए उनको टाइगर ऑफ मैसूर भी बोला जाता था, ठीक है। उनकी करेज के लिए, मिलिट्री इनोवेशंस के लिए। मिलिट्री इनोवेशन में उन्होंने क्या किया था, उन्होंने जैसे ब्रिटेन वालों के पास तो थे कि उनके पास रॉकेट जो सिस्टम थे ना उनके, रॉकेट सिस्टम वो क्या था, लकड़ी के ढांचे में रॉकेट मतलब मटेरियल जो चलने वाला रहता था वो डाल करते थे। पर इसने मिलिट्री इनोवेशन क्या किया था, आयरन केस में रॉकेट बनाया था इन्होंने। तो ऐसा इनके द्वारा किया गया था, बाद में यूरोपियन के द्वारा भी ये अडॉप्ट किया गया था। तो ये एक तरीके से जो रॉकेट टेक्नोलॉजी में काफी एडवांस थे ये टीपू सुल्तान। तो इसलिए भी इनको टाइगर ऑफ मैसूर बोला जाता था, ठीक है। टीपू सुल्तान टेक ओवर थ्रोन ऑफ मैसूर किससे? टीपू सुल्तान ने थ्रोन ऑफ मैसूर किससे टेक ओवर किया था? हैदर अली से किया था, जब 82 उनकी डेथ हो जाती है कैंसर की वजह से, सेकंड एंग्लो मैसूर वॉर में। कब था? 80 से 84। किस सिटी से खत्म हुआ? एमएमएस में देखेंगे तो बेंगलुरु से खत्म हुआ, ठीक है। फ्रॉम हुम डिड हैदर अली टेक ओवर पावर? हैदर अली ने किससे ली थी? टीपू ने हैदर अली से ली थी पावर 82 में। हैदर अली ने किससे पावर टेक ओवर की थी? इसने की थी किर्सन किर्सन राजा वोडियार टू से, ठीक है। कैसे की थी? डी फैक्टो रूलर बन गए थे। और ये कृष्ण कृष्ण राजा वोडिया टू ये क्या थे, बस एक तरीके से डी फैक्टो टर्म आप लोग को पता होगा, जो एक्चुअल होता है, और डी जूरे क्या होता है, बस सिंबॉलिक है, जैसे प्रेसिडेंट डी जूरे होता है और प्राइम मिनिस्टर डी फैक्टो होता है। तो उसी तरीके से डी फैक्टो रूलर बन गए थे हैदर अली, किससे पावर लेके? कृष्ण राज वोडिया टू से, वोडिया डायनेस्टी के, ठीक है। और कब? 1861 के अंदर। और ये क्या थे पहले, दलवाई कमांडर इन चीफ तक की पोस्ट में पहुंचे थे मैसूर स्टेट के अंदर। कैसे स्टार्ट किया था हैदर अली ने? ये अनपढ़ थे, इन्होंने हॉर्समैन के थ्रू शुरू किया था, ठीक है। पहले अपने भाई के अंदर थे, फिर बाद में नंजराज के अंदर आए थे, एक वॉर था उसमें इन्होंने काफी मतलब साहस दिखाया था, इसलिए इनकी रैंक बढ़ती चली गई। एक तरीके से मिलिट्री में मेरिट के बेस पे आगे बढ़े थे, अपनी अपनी नॉलेज के बेस पे आगे बढ़े थे। 1761 में उन्होंने एक तरीके से आर्मी और फाइनेंस का कंट्रोल कर दिया था। तो एक तरीके से डी फैक्टो मतलब आर्मी पे इनका एक तरीके से कंट्रोल हो गया, और फाइनेंस पे पैसा भी इनके पास, और लोग भी इनके पास लड़ने के लिए। तो एक तरीके से यही लीडर है, डी फैक्टो रूलर बन गए थे 1761 के अंदर आते आते। और कब से शुरू किया था इन्होंने? 1749 से। 12 साल में पूरा शासन अपने हाथ में ले लिया इन्होंने, हैदर अली ने। वाज हैदर अली हॉर्समैन अर्लियर? हाँ, यस, ही बिगेन एज हॉर्समैन। एक सोल्जर की तरह स्टार्ट किया था। किसके अंदर स्टार्ट किया था सोल्जर की तरह? अपने भाई के अंदर ही स्टार्ट किया था शुरू में, ठीक है। और बाद में एक तरीके से मेरिट के थ्रू, अपनी स्किल्स के थ्रू, ब्रेवरी के थ्रू, वो दलवाई कमांडर इन चीफ की पोस्ट तक पहुंच गए थे 1761 में। और बाद में डिफेक्टो रूलर बन गए, ठीक है, हैदर अली। हॉर्समैन की तरह स्टार्ट किया था उन्होंने। मिलिट्री रैंक एंड अर्ली रिकॉग्निशन ऑफ हैदर अली केम आफ्टर हिज रोल इन विच सी? कौन सी सी थी, मतलब कौन सा वॉर था जिसमें इन्होंने करेज दिखाया था, जिसके बाद इनकी मिलिट्री रैंक बदल दी गई थी और ये आगे बढ़ते चले गए? तो ऐसा दिखाया गया था सीज ऑफ देवन हली के अंदर, 1749 में, ठीक है, जब इन्होंने हॉर्समैन की तरह ज्वाइन किया था। अपनी करेज के बेस पे सीज ऑफ देवन हली में 1749 में इनकी रैंक बढ़ा दी गई थी, ठीक है, मिलिट्री रैंक बढ़ा दी गई थी। मिलिट्री रैंक में बढ़ा क्या किया था? इनके अंदर में कर दिए थे 50 हॉर्समैन और 200 इन्फेंट्री, ठीक है। और इन्होंने अपने भाई शहबाज खान के अंदर स्टार्ट किया था, इनके बड़े भाई थे उनके अंदर इन्होंने हॉर्समैन की तरह स्टार्ट किया था, ठीक है। सीज ऑफ देवनहल्ली में 49 के अंदर करेज की वजह से ये आगे मिलिट्री रैंक में आगे बढ़े थे। हैदर अली डाइड कब हुआ था? सेकेंड वॉर में। कौन सी जगह पे? बैटल ऑफ पोर्टोनोवो 1781 के अंदर, ठीक है। ये घायल वगैरह हो गए थे वहां पे, और दूसरा ये कैंसर से भी पीड़ित थे। तो 1782 में इनकी डेथ हो जाती है कैंसर की वजह से, ठीक है। बैटल ऑफ पोर्टोनोवो इनका लास्ट बैटल था हैदर अली का।
किसके साथ था वो बैटल, ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम आ जाता है। सर आयरकूट के अगेंस्ट सेकंड बैटल में कौन थे? सेकंड एंग्लो मैसूर वॉर में सर आयरकूट थे अंग्रेजी की तरफ से, ठीक है। और मेन लीडर कौन थे? वॉरेन हेस्टिंग थे उस टाइम पे, गवर्नर जनरल बंगाल के, तो वो सबसे ऊपर थे। पर जो एक तरीके से कमांडर थे जो फाइट कर रहे थे इन लोगों के साथ, हैदर अली के साथ, वो आयरकूट थे, ठीक है। 1782 में इनकी डेथ होती है कैंसर की वजह से। सेकंड एंग्लो मैसूर वॉर किस ट्रीटी से खत्म हुआ? मैंने आप लोगों को बताया था शुरू में, एमएमएस, मद्रास, मैंगलोर, सेरिंगपट्टनम। फोर्थ में कोई थे ही नहीं क्योंकि टीपू सुल्तान मर जाता है, तो मैंगलोर सेकंड पूछ रहा है, मैंगलोर बोल देंगे। 84 में खत्म हुआ था। और निष्कर्ष क्या निकला था? ना टीपू सुल्तान जीता था क्योंकि हैदर अली तो मर गया 82 में, और ना अंग्रेज जीते थे। एक दूसरे मतलब कोई किसी की जीत नहीं हो रही थी, कभी वो जीत जा रहा था, कभी वो जीत जा रहा था, और वॉर करते ही जा रहे थे। पीस बनाने के लिए टीटीओ मैंगलोर करती थी लास्ट में कि कोई नहीं, रुक जाओ, ना तुम जीत रहे हो ना हम जीत रहे हो, ठीक है। कोई कोई निष्कर्ष नहीं निकला था इस वॉर का। टीटीओ मैंगलोर 84 के अंदर। हु कमांडेड द ब्रिटिश फोर्सेस ड्यूरिंग द सेकंड एंग्लो मैसूर वॉर? सेकंड एंग्लो मैसूर वॉर में कौन कमांडर था? सर आयरकूट, में अभी आप लोगों को बताया था। और सबसे ऊपर कौन था? वॉरेन हेस्टिंग। बैटल ऑफ पोर्टो नोवो किसने लड़ा था? इस पे क्वेश्चन आ जाता है, हैदर अली और आयरकूट के बीच में। टीपू सुल्तान के फ्लैग पे किसका सिंबल बना हुआ है? किसकी इमेज बनी हुई है? किस एनिमल की? टाइगर की, क्योंकि टाइगर ऑफ मैसूर किसको बोलते थे? टीपू सुल्तान को, इसी वजह से। 1794 में टीपू सुल्तान ने एक ट्री प्लांट किया सेरिंगपट्टनम में, और किसके आइडियल से इंस्पायर होके? फ्रेंच रेवोल्यूशन से इंस्पायर होके। तो उस ट्री को क्या बोलते थे? ट्री ऑफ लिबर्टी। फ्रेंच रेवोल्यूशन 1789 के अंदर हुआ था, ठीक है। और तो अल्टीमेटली क्वेश्चन अगर एग्जामिनर आपसे पूछता है ट्री ऑफ लिबर्टी किसको द्वारा प्लांट किया गया था, 89 में हुआ था, 82 में तो हैदर अली मर चुका था, तो कौन करेगा? टीपू सुल्तान करेगा। और ये किससे इंस्पायर था? फ्रेंच रेवोल्यूशन से। फ्रेंच रेवोल्यूशन में क्या था? इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, लिबर्टी, ये सब था। तो ठीक है, तो ट्री ऑफ लिबर्टी को द्वारा लगाया गया था फ्रेंच रेवोल्यूशन से इंस्पायर होकर सेरिंगपट्टनम के अंदर, ठीक है। और कहाँ पे? जो जैकोबिन क्लब था ना, वहां पे लगाया गया था। जैकोबिन क्लब किनके द्वारा खोला गया था? फ्रेंच लोगों के द्वारा खोला गया था सेरिंगपट्टनम के अंदर, ठीक है। जो टीपू सुल्तान प्लांटेड द ट्री ऑफ लिबर्टी सेरिंगपट्टनम टू सिंबलाइज, किसको सिंबलाइज करने के लिए? अब वो क्या थे? रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज को, एक तरीके से जो फ्रेंच का रेवोल्यूशन था उससे इन्फ्लुएंस होकर लगाया गया था। ये सी आंसर इसका करेक्ट होगा। टीपू सुल्तान ज्वाइंट विच ऑफ द फॉलोइंग क्लब? कौन सा क्लब खोला गया था फ्रेंच लोगों के द्वारा? ये सेरिंगपट्टनम में जैकोबियन क्लब खोला गया था, वो तो उसके मेंबर बने थे फर्स्ट सिटीजन, ठीक है। सिटीजन टीपू भी बोला जाता था इनको जैकोबियन क्लब के अंदर। जैकोबिन क्लब एट सेरिंगपट्टनम वाज एसोसिएटेड विद विच रूल ऑफ मैसूर? किस रूलर से एसोसिएटेड है? टीपू सुल्तान से, क्योंकि फ्रेंच फ्रेंच रेवोल्यूशन से इंस्पायर्ड है। फ्रेंच रेवोल्यूशन कब हुआ था? जब से टीपू सुल्तान रूलर थे मैसूर के। सिटीजन टीपू बोलते थे वहां पे इनको। ट्रिपल अलायंस फॉर्म की गई थी मैसूरू में फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर में। ट्रिपल अलायंस फॉर्म हुई थी किसके अगेंस्ट? हैदर अली के अगेंस्ट। फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर हुआ था 67 से 69। तो ट्रिपल अलायंस किस किसके बीच में थी? ब्रिटिश वालों ने मराठा के साथ मिलकर और निजाम और हैदराबाद के साथ मिलकर अलायंस की थी। निजाम और हैदराबाद से बोला था तुम हमको ये नॉर्दर्न सरकार दे दो, और अगर ये मैसूर वाले वॉर करेंगे तो हम तुमको बचाएंगे। और मराठा वालों को बोला था उसमें वॉर करने चल रहे हैं, जीतेंगे साथ में बांट लेंगे। तो ये तीनों साथ में हो गए, इसके वॉर में आ गए थे, इसके मतलब इसके अगेंस्ट में आ गए थे। अब हैदर अली ने क्या किया उधर से? निजाम को बोला तू टेंशन मत ले, वो तेरा कुछ नहीं कर सकता, मैं देख लूंगा। और मराठा वालों को पैसे खिला दिए। अब इधर हैदर अली अकेला हो गया, ब्रिटिश अकेले हो गए क्योंकि ये आए ही नहीं हेल्प करने। अब ब्रिटिश अकेले हो गए, लड़े लड़े लड़े, और बाद में क्या किया? हैदर अली डायरेक्ट मद्रास ही पहुंच गया और सीधा कैप्चर कर लिया, और उनको घेर लिया चारों तरफ से, हरा दिया। और उनको ह्यूमिलेटिंग ट्रीटी कराई, ट्रीटी ऑफ मद्रास। उसमें बोला कि अगर मेरे पे कोई अटैक करेगा तो तुम मेरी हेल्प करोगे, और तुम पे कोई अटैक करेगा मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा, ठीक है। और जो अब तक लिया दिया है, जो एक दूसरा कब्जा किया, वो छोड़ देते हैं। तो ये ट्रीटी से खत्म हुआ था एमएमएस में मद्रास से, ठीक है। और ट्रिपल अलायंस पे क्वेश्चन पूछ लेता है, किस किस की ट्रिपल अलायंस थी? ब्रिटिश, मराठा, निजाम की, ठीक है। हु इमर्ज्ड विक्टोरियस इन फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर? पहले एंग्लो मैसूर वॉर में 67 से 69 जो हुआ था, उसमें कौन जीता और कौन सी ट्रीटी खत्म हुई? किससे वॉर खत्म हुआ? हैदर अली जीत गया था और ट्रीटी ऑफ मद्रास से खत्म हुआ था। ये पूछ सकता है किससे कौन जीता था? हैदर अली जीता था। कौन सी ट्रीटी हुई थी? ट्रीटी ऑफ मद्रास, एमएमएस से। आप लोगों को बताया याद करने के लिए, ठीक है। British concluded a treaty with Nizam of Hyderabad by offering protection against Hyder Ali
इन एक्सचेंज ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। जो ट्रिपल अलायंस बनाया था ब्रिटिश वालों ने निजाम ऑफ हैदराबाद और मराठा लोगों के साथ। निजाम ऑफ हैदराबाद से क्या बोला था कि हम तुम्हें प्रोटेक्शन देंगे हैदर अली से, तुम हमें ये वाला एरिया दे दो। कौन सा वाला एरिया? नॉर्दर्न सरकार वाला एरिया, ताकि इनका ट्रेड वगैरह यहाँ से चल पाए और इनको कंट्रोल मिले उसका, ठीक है, उस वाले एरिया का एक तरीके से। तो नॉर्दर्न सरकार ले लिया था निजाम ऑफ हैदराबाद से ब्रिटिश वालों ने, ठीक है। और गारंटी क्या दी थी? हम तुम्हें हैदर अली के अटैक से बचाएंगे। विद रेफरेंस टू एंग्लो मैसूर वॉर कंसीडर द फॉलोइंग पेयर ऑफ वॉर्स गवर्नर जनरल। उस टाइम पे कौन गवर्नर था या गवर्नर जनरल था, उससे मैच द फॉलोइंग करना है। पहला एंग्लो मैसूर वॉर हुआ था 67 से 69 में हुआ था, ठीक है, 67 से 69 में हुआ था। तो तब तक तो ये गवर्नर जनरल की पोस्ट ही नहीं थी, क्योंकि गवर्नर जनरल की पोस्ट कब आई थी? रेगुलेटिंग एक्ट 1773 से, ठीक है। तो उससे पहले कौन थे? वारेन हेस्टिंग थे। तो तब तक तो गवर्नर जनरल था नहीं, उस टाइम पे गवर्नर था। गवर्नर कौन था? लॉर्ड वेरलेस था, ठीक है। तो ये गवर्नर सही है। फिर उसके बाद सेकंड एंग्लो मैसूर वॉर हुआ 80 से 84 में, वारेन हेस्टिंग थे, ये भी सही है। थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर हुआ उस टाइम पे 90 से 92, लॉर्ड कॉर्नवालिस थे, वो भी सही है। फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर हुआ लॉर्ड वेलेस्ली, 99 में लॉर्ड वेलेस्ली थे। तो चारों सही है। इस पे क्वेश्चन आता है रिपीटेडली, किस वॉर के टाइम पे कौन गवर्नर था या गवर्नर जनरल था? क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। सिंपल वन लाइनर में या मैच द फॉलोइंग में, तो नोट डाउन कर लेना प्रॉपरली। इज द थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर 90 से 92 में हुआ था। टीपू सुल्तान फॉट अगेंस्ट विच ऑफ द फॉलोइंग कंबाइंड फोर्स। तीसरे एंग्लो मैसूर वॉर में टीपू सुल्तान किसके अगेंस्ट लड़ा था? अब यहाँ पे भी इन्होंने ट्रिपल अलायंस बना दी थी, ब्रिटिश, मराठा, निजाम ऑफ हैदराबाद, ठीक है, इन तीनों के अगेंस्ट लड़ा था। और यहाँ पे त्रावणकोर का भी राजा था, वो भी ऐड कर सकते हैं। ऑप्शन में नहीं है तो छोड़ दे जाए, बाकी ऑप्शन में अगर त्रावणकोर का राजा होता ना तो वो भी साथ में आया था लोगों के थे। ये ट्रिपल की जगह वो क्वार्टर पर हो गई थी, ठीक है। तो ब्रिटिश, मराठा, निजाम ऑफ हैदराबाद प्लस में त्रावणकोर वाला था। पर एक तरीके से ट्रिपल अलायंस ही मान लेते हैं तीनों ऑप्शन में से, ठीक है। और एक और क्वेश्चन मैं आप लोगों के सामने सामने रखता हूँ कि ऐसा कौन सा वॉर था जिसमें अंग्रेजों के साथ ट्रिपल अलायंस फॉर्म नहीं हुई थी? वहां पे ट्रिपल अलायंस फॉर्म हुई थी हैदर अली के साथ। हैदर अली ने मराठा और निजाम को अपने साथ कर लिया था, वो था सेकंड एंग्लो मराठा वॉर, एंग्लो मैसूर वॉर। क्योंकि पहले वाले में तो अंग्रेजों की तरफ थे वो ट्रिपल अलायंस में, और हैदर अली दो में ही लड़ा था, तो दूसरे वाले में हैदर अली की साइड थे वो, ठीक है। वहां पे अंग्रेज एक तरीके से इंग्लिश वालों के साथ ट्रिपल अलायंस फॉर्म नहीं कर पाए। तो क्वेश्चन अगर एग्जाम में आ जाए कि अंग्रेज कितने वॉर्स में, चार वॉर हुए थे, चारों में से कितने में ट्रिपल अलायंस उनकी तरफ फॉर्म की गई थी? तीन में की गई थी, पहले, तीसरे, चौथे में। दूसरे में नहीं की गई थी, क्योंकि दूसरे में तो अपने हैदर अली ने फॉर्म करती थी, उनको उनके साथ चांस ही नहीं दिया था, ठीक है। इन विच बैटल टीपू सुल्तान डाई। टीपू सुल्तान किस बैटल में मारा था? लास्ट बैटल था सेरिंगपट्टनम का 1999, वहां पे इनकी डेथ हो गई थी। हु वाज मेड रूलर ऑफ मैसूर आफ्टर द डेथ ऑफ टीपू सुल्तान। टीपू सुल्तान की डेथ के बाद 1799 में किसको रूलर बना दिया गया था? कृष्ण वोडेयार टू तो कब था? जिससे तो टेक ओवर किया था हैदर अली ने, एक तरीके से ये डीजूरे रूलर था, वो डिफेक्टिव बन गया था। उस टाइम पे था कृष्ण राजा वोडेयार थ्री, ठीक है। तो इसको एक तरीके से रूलर बना दिया गया था टीपू सुल्तान की डेथ के बाद, और इसमें सब्सिडी अलायंस डाल दी गई थी, ठीक है। वेलेस्ली के द्वारा जो स्टार्ट की गई थी, वो इसके द्वारा इसके ऊपर डाल दी गई थी। 5 साल का था लगभग लगभग ये उस टाइम पे। हैदर अली स्टैब्लिश्ड ए मॉडर्न आर्मरी। हैदर अली ने एक मॉडर्न आर्मरी स्टैब्लिश की गई थी, मॉडर्नाइज करने के लिए अपनी आर्मी को। एक तरीके से मॉडर्न आर्मरी के अंदर क्या था, ट्रेनिंग दी जाती थी मॉडर्न आर्म को कैसे यूज करना है, ठीक है, फ्रेंच वाले लोगों से हेल्प लेके। तो उसके लिए फॉर्म की गई थी। कहाँ पे की गई थी? दिंदुगुल के अंदर। ये तमिलनाडु के अंदर एक लोकेशन है, वहां पर फॉर्म की गई थी, दिंदुगुल। हु कमांडेड द ब्रिटिश फोर्स अगेंस्ट द हैदर अली इन बैटल ऑफ पोर्टो नोवो। बैटल ऑफ पोर्टो नोवो में हैदर अली के अगेंस्ट कौन खड़ा था? एयरकूट खड़ा था। किंगडम ऑफ मैसूर बिकेम इंडिपेंडेंट स्टेट आफ्टर द बाइफरकेशन ऑफ विच एम्पायर। जो मैसूर था, ये जो टीपू सुल्तान वोडिया पहले वोडियार के अंदर था ये, ठीक है, 1565 में। तो ये कब मतलब किस एम्पायर से टूट के बना था, किस एम्पायर से टूटा हुआ था ये? विजयनगर एम्पायर से टूटा था ये। अब विजयनगर एम्पायर से कब टूटा था? विजयनगर एम्पायर से बैटल ऑफ टलाईकोटा हुआ था ना 1565 में, उस टाइम पे टूट के बना था। और इसके कौन थे? एक तरीके से जो वोडियार चीफ थे ना मैसूर के, उन्होंने अपना इंडिपेंडेंट किंगडम बनाया था बैटल ऑफ टलाईकोटा के बाद। अब साउथ इंडिया के अंदर हुआ था बैटल ऑफ टलाईकोटा, ठीक है। मैसूर मेनली कर्नाटक वाले रीजन में अभी का देखा जाए तो। और ये बैटल ऑफ टलाईकोटा किन किन के बीच में हुआ था? एक तरफ तो विजयनगर से टूटा है, तो विजयनगर एम्पायर तो होगा ही, विजयनगर एम्पायर हो गया, और दूसरी तरफ थे डेक्कन सल्तनत वाले, ठीक है। इन दोनों के बीच में बैटल हुआ था, विजयनगर एम्पायर और डेक्कन सल्तनत। और डेक्कन सल्तनत में कौन कौन थे?
डेक्कन सल्तनत में ये अहमदनगर वाले, बीजापुर, गोलकोंडा, बिदार वाले सब एक साथ आ गए थे। और विजयनगर की तरफ कौन लीड कर रहा था? अलिया रामा राय। तो इन्होंने इसको हरा दिया था, तो फिर बाद में ये एक तरीके से टूट गया, मतलब जो एम्पायर था वो वीक हो गया। तो उसके बाद मैसूर वाले ने, वोडियार ने अपना अलग ही साम्राज्य स्टार्ट कर दिया। किंगडम ऑफ मैसूर वाज एस्टेब्लिश्ड बाय विच डायनेस्टी? किस डायनेस्टी के द्वारा स्टैब्लिश किया गया था मैसूर को? ये बैटल ऑफ टलाईगोटा के बाद वोडिया डायनेस्टी के द्वारा। आफ्टर द बैटल ऑफ देवनहल्ली, देवनहल्ली का बैटल आप लोगों को बताया था, हैदर अली कैसे आगे बढ़ा था 1749 के बैटल के बाद। हैदर अली बिकम ए सोल्जर अंडर वूम, किसके अंदर सोल्जर बन गया था? एक तरीके से उसकी रैंक भी बढ़ा दी गई थी, ठीक है। तो नंजराज के अंदर सोल्जर बन गया था, ठीक है। इस बैटल के बाद उसकी एक तरह से साहस को देखकर उसने उसको अपने अंदर ले लिया। नंजराज क्या था वो भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। दलवाई था, कमांडर इन चीफ था मैसूर के अंदर। उसके अंदर ये एक तरीके से अंदर उसके उसके नीचे काम करने लग गया था। और 1761 तक जाकर ये डिफेक्टो रूलर बन गया था। हैदर अली डिक्लेयर्ड द फौजदार ऑफ जिंदीगुल। फौजदार ऑफ जिंदीगुल कब बनाया गया था हैदर अली को? मेरिट के बेस पे उसकी रैंक बढ़ती चली गई थी, ठीक है। तो उसको 1755 में फौजदार बना दिया गया था दिंदीगुल का। दिंदीगुल कहाँ पे? तमिलनाडु के अंदर है। जो मॉडर्न आर्मरी जहाँ पे स्टेब्लिश की गई थी हैदर अली के द्वारा, तो उसको एक तरीके से फौजदार बनाया गया था इसको। इन 1787 विच टाइटल वाज अज्यूम्ड बाय टीपू सुल्तान? टीपू सुल्तान के द्वारा 1787 में कौन सा टाइटल लिया गया था? बादशाह का, बादशाह जिसको बोलते थे, बादशाह का टाइटल के द्वारा लिया गया था। सारे के सारे वही क्वेश्चन है जो एग्जाम में रिपीटेडली पूछे जा रहे हैं, और जहां से पॉसिबिलिटी है टेस्ट सीरीज में जैसे पूछे जाते हैं, तो सारे के सारे क्वेश्चन वहीं से उठाए हुए हैं। हु हेल्प्ड द फ्रेंच टू एस्टेब्लिश ए जैकोबिन क्लब? जैकोबिन क्लब फ्रेंच रिवॉल्यूशन वाला किसके द्वारा एस्टेब्लिश किया गया था? कब था? कौन सा राजा था? टीपू सुल्तान था उस टाइम 1789 वो फ्रेंच रिवॉल्यूशन, तो उसके बाद ही आएगा ना। और उस टाइम राजा टीपू सुल्तान ही राजा था मैसूर के अंदर। और जैकोबिन क्लब बना था 94 में फ्रेंच ऑफिसर्स के द्वारा। जैकोबिन क्लब स्टैब्लिश सेरिंगपट्टनम वाज क्या था? एक रेवोल्यूशनरी क्लब था जो इंस्पायर था फ्रेंच रेवोल्यूशन से। ये मैं पहले भी कवर कर चुका हूँ। द स्टेटमेंट आई कैन फिनिश द ब्रिटिश ऑन लैंड बट आई कैंट मेक सी गो ड्राई, मतलब मैं ब्रिटिश अगर जमीन पे आते तो मैं उनको हरा दूंगा, बट वो मुझसे ज्यादा सुप्रीम है जब वो सी में है, उनकी नेवी मुझसे स्ट्रांग है। ये स्टेटमेंट किसके द्वारा की गई थी? टीपू सुल्तान के द्वारा दी गई थी। इसी के लिए जब नेवी उनकी स्ट्रांग है, तो इसी चीज को देखते हुए उनके द्वारा 1786 के अंदर अपना नेवी बैटल से वगैरह बनाने के लिए कमेटी वगैरह भी बनाई जाती है। उस पर क्वेश्चन मैंने लास्ट में ऐड किए हुए हैं, वो भी मैं आप लोगों को कवर कराऊंगा, ठीक है। Which British observer described टीपू सुल्तान एज एन रेस्टलेस स्पिरिट? किस ब्रिटिश ऑब्जर्वर ने बोला था टीपू सुल्तान एक रेस्टलेस स्पिरिट है? एग्जाम में आ सकता है कि रेस्टलेस स्पिरिट किसको बोला जाता था? टीपू सुल्तान को बोला जाता था, ठीक है। और किस ब्रिटिश ऑब्जर्वर के द्वारा ऐसा बोला गया था? मुनरो के द्वारा, थॉमस मुनरो के द्वारा उनको बोला गया था ऐसा रेस्टलेस स्पिरिट। मेनली क्या कि वो बोल्ड रेजिस्टेंस दिखाई थी उन्होंने ब्रिटिश एक्सपेंशन के अगेंस्ट, डायनेमिक लीडरशिप स्टाइल के लिए उनको ऐसा बोला गया था थॉमस मुनरो के द्वारा। इन विच ट्रीटी डिड ब्रिटिश प्रॉमिस टू हेल्प हैदर अली? जो फर्स्ट ट्रीटी हुई थी हैदर अली के साथ, एक ही ट्रीटी हुई थी, ठीक है। हैदर अली के साथ तो कौन सी हुई थी? मद्रास एमएमएस। दूसरे दूसरे बैठे थे ट्रीटी से पहले, तो वो मर गए थे 82 में। तो ये तो सिंपल है, अगर आपने अच्छे से पढ़ा होगा तो कन्वर्ट कर सकते हो ट्रीटी ऑफ मद्रास 1769 में। बोला था हम आप लोगों की हेल्प करेंगे, एक दूसरे की हेल्प करनी है अगर कोई बाहर से दूसरा अटैक करता है। पर उन्होंने 1771 में जब मद्रास वाले अटैक करेंगे ना, तो अपनी ट्रीटी को ऑब्लाइज ही नहीं किया उन्होंने, है जो ट्रीटी की थी उसको, प्रॉमिस को तोड़ दिया उन्होंने। फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर वाज मेनली, मेन रीजन क्या था पहले एंग्लो मैसूर वॉर का? ठीक है। मेन रीजन था एक तरीके से ब्रिटिशर्स देखते थे इनको जो एक्सपेंशनिस्ट एम्बिशन है ना हैदर अली के, और इनका एक तरीके से फ्रेंच लोगों के साथ एक तरीके से उनकी तरफ ढलान को देखते हुए कि कैसे मॉडर्न वेपर वगैरह से हेल्प कर रहे हैं, और जो एम्बिशन है ब्रिटिश का एक्सपेंशन का इंडिया के अंदर, उसको रोका जा रहा है। तो इसलिए वो मेन है, मेन इसका रीजन था फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर का हैदर अली के साथ, ठीक है। सेकंड एंग्लो मैसूर वॉर का रीजन क्या था 80 और 84 में? इसका मेन रीजन था कि जब 77 पहली ट्रीट हुई थी मद्रास वाली, तो उन्होंने बोला था कि हम तुम्हारी हेल्प करेंगे अगर कोई तुमसे अटैक करेगा तो बाहर से। पर 71 में जब मराठा वालों ने अटैक किया तो उसने हेल्प ही नहीं की। तो वो इसका मेन रीजन था, ब्रिटिश बिट्रेयल ऑफ ट्रीटी ऑफ मद्रास एंड देयर अटैक ऑन फ्रेंच पोजीशन। एक तो वो ट्रीटी का बिट्रे किया उन्होंने कि जब उन पर मराठा वालों ने अटैक किया उनकी हेल्प नहीं करने आए, और दूसरा तुम फ्रेंच की जो पोजीशन है जहां से उनके लिए क्या बोलते हैं इनको, हैदर अली के लिए जो सप्लाई आ रही है आर्म की, तो उसी पर अटैक कर दे रहे हो फ्रेंच के पोजीशन पे। तो इन्होंने ये मेन रीजन बन गया, और इसमें एक तरीके से सेकंड एंग्लो मैसूर 80 में स्टार्ट हो गया। इमीडिएट ट्रिगर ऑफ थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर, तीसरा एंग्लो मैसूर वॉर क्यों हुआ था?
टीपू सुल्तान ने अटैक किया था त्रावणकोर पे, क्योंकि त्रावणकोर ने कुछ ऐसी प्रॉपर्टी डच लोगों से खरीद ली थी जिनको टीपू सुल्तान बोलता था कि ये मेरे अंदर आती हैं। कौन सी प्रॉपर्टी थी, बता देता हूँ आप लोगों को कौन सी प्रॉपर्टी थी। ये थी जलाकोटल और कैनूरू, और ये पड़ती हैं कोचीन स्टेट के अंदर। तो टीपू सुल्तान बोलता था ये उसकी ट्रिब्यूटरी है, मतलब एक तरीके से टीपू सुल्तान के अंदर आता है कोचीन, और कोचीन के अंदर ये जलाकोटल और कैनूरू है। तो राजा त्रावणकोर ने ये परचेज की थी डच से, ये फोर्ट। तो वो बोलता था ये तो मेरे फोर्ट है, तुम डच से कैसे इनको खरीद रहे हो। तो इस पे अटैक कर देता टीपू सुल्तान राजा त्रावणकोर पे। पर त्रावणकोर की तरफ से कौन था, अंग्रेज थे, वो उसके अलाय थे। तो ठीक है, और सीधा हो गया टीपू सुल्तान वर्सेस अंग्रेज। 90 में स्टार्ट हो जाता है वो। विच ऑफ द फॉलोइंग वर द ट्रीटी टर्म्स ऑफ ट्रीटी ऑफ सेरिंगपट्टनम। तीसरे वॉर में कौन सी ट्रीटी हुई थी 92 में जाकर, एमएमएस, मद्रास बेंगलुरु सेरिंगपट्टनम, सेरिंगपट्टनम की ट्रीटी हुई थी। टर्म क्या थी, टीपू सुल्तान की आधी टेरिटरी अंग्रेजों ने ले ली डायरेक्ट। उसके बाद 3 करोड़ रुपए की वॉर इंडेमनिटी देनी थी इनको इंस्टॉलमेंट में। आधी इन्होंने दे दी थी, आधी देने के लिए इनके बच्चों को हॉस्टेज रख लिया जाता है, 2 लड़कों को, ठीक है, 2 सन को हॉस्टेज रख लिया जाता है। और मैसूर को एनेक्स किया था, नहीं नहीं मैसूर को एनेक्स नहीं किया था, बस ये तीनों सही है, एनेक्स वगैरह नहीं हुआ था, ठीक है, एनेक्स नहीं किया था मैसूर को। तो 1 2 3 सही है, फोर्थ गलत है। एज ए रिजल्ट ऑफ ट्रीटी ऑफ सेरिंगपट्टनम 92 में साइन हुई थी, मैसूर वाज फोर्स टू ग्रांट इंडिपेंडेंस विच रीजन। जब ये ट्रीटी की गई थी ना, तो एक मैसूर के अंदर एक रीजन था, उसको इंडिपेंडेंस भी देनी पड़ी थी इन लोगों को एज टर्म्स ऑफ ट्रीटी। वो था कुर्ग वाला रीजन, और कुर्ग को ब्रिटिशर्स ने अपने अंदर ले लिया था बाद में, ठीक है, कुर्ग वाला रीजन इंडिपेंडेंट हो गया था। थर्ड बैटल ऑफ एंग्लो मैसूर 92 की ट्रीटी के अकॉर्डिंग। अंडर द ट्रीटी ऑफ सेरिंगपट्टनम विच ऑफ द फॉलोइंग लैंड सेटलमेंट्स वर मेड। कुछ लैंड सेटलमेंट मेड की गई थी थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर में। ब्रिटिश वालों ने कौन सा ले लिया था, मालाबार कोस्ट, बारह महल और दिंदुगुल डिस्ट्रिक्ट, ये ब्रिटिश ने ले लिया था। किससे, मैसूर वाले से। मालाबार कोस्ट, बारह महल, दिंदुगुल। और मराठा वालों ने तुंगभद्रा रिवर तक सब अपने आप पास ले लिया, क्योंकि ब्रिटिश वालों ने प्रॉमिस किया था इनको। जो ट्रिपल अलायंस बनाई थी ना कि तुम हमारे साथ आओ तो जो जीत होगी ना, उसमें से कुछ तुमको भी दिया जाएगा। इनको कौन सा, तुंगभद्रा वाला रिवर था। और जो कृष्णा और पेन्ना रिवर के रीजन वाला रीजन है ना, वो निजाम ऑफ हैदराबाद को दे दिया, ठीक है। तीनों जगह सबको अपना अपना मिल गया काम की चीज। इन्होंने मेनली मालाबार कोस्ट, बारह माइल, दिंदीगुल डिस्ट्रिक्ट, ये तरीके से जो आर्मी वाला हो गया, ये कोस्टल एरिया हो गया, तो ब्रिटिश जो अपना फायदे की चीज थी वो रख लिया, बाकी बेकार का इनको दे दिया, ठीक है। मराठा वालों को तुंगभद्रा तक, कृष्णा और पेन्नार, निजाम ऑफ हैदराबाद को। तो तीनों ऑप्शन करेक्ट है। ट्रीटी ऑफ मंगलुरु सेकेंड वॉर में हुई थी, ठीक है। किस किस के बीच में हुई थी, अब हैदर अली तो मर गया था, उसका बेटा टीपू सुल्तान ही करेगा, और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी दूसरी तरफ होगी। सही हो गया, सी आंसर। मेन रीजन क्या था, फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर का, चौथा जो वॉर हुआ था 99 का, जब फाइनल हुआ था, जिसमें इसकी डेथ हो जाती है, उसका मेन रीजन क्या था, टीपू सुल्तान का अटेम्प्ट टू सीक फ्रेंच सपोर्ट अगेंस्ट ब्रिटिश। टीपू सुल्तान ने काफी फ्रेंच जो दूसरी अदर कंट्रीज में, उन सबको लेटर वगैरह भी लिखा था कि आओ, अब सब मिलके बाद साथ में ब्रिटिशर्स को भगाते हैं देश से, ठीक है। ये उसका मेन रीजन था, फ्रेंच को सपोर्ट लेना। और लॉर्ड वेलेस्ली को अच्छा नहीं लगा, तो उसने उसको बोल दिया या तो तू सब्सिडी अलायंस से साइन कर ले, नहीं तो हम तेरे पर अटैक करने वाले हैं। अब वो रहा स्वाभिमान वाला राजा, तो उसने बोला सब्सिडी अलायंस से साइन नहीं करूंगा, लड़ लेते हैं, देखा जाएगा जो होगा। लड़े, उनकी डेथ हो गई सेरिंगपट्टनम पे, वीर गति को प्राप्त हुए 99 में। ब्रिटिश यूज ए ट्रिपल अलायंस अगेंस्ट मैसूर इन हाउ मेनी फोर एंग्लो मैसूर वॉर। मैंने आप लोगों को बताया था सेकंड में नहीं किया था, क्योंकि सेकंड में हैदर अली ने उनको अपनी साइड में ले लिया था, मराठास को और निजाम को। तो यहाँ पे नहीं हुआ था, बाकी 3 वॉर में, फर्स्ट थर्ड वॉर में उन्होंने अलायंस फॉर्म की थी, ठीक है। व्हाट डिड लॉर्ड वेलेस्ली ऑफर टू टीपू सुल्तान फॉर द आउटब्रेक ऑफ फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर। लॉर्ड वेलेस्ली ने क्या ऑफर किया था टीपू सुल्तान को फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर से, बोला था कि या तो तू साइन कर ले सब्सिडी अलायंस, नहीं तो हम तेरे पर अटैक करने वाले हैं। उसने ऐसे साइन नहीं किया, फिर अटैक हो गया, उसकी डेथ हो गई। टॉम्ब ऑफ टीपू सुल्तान कहाँ पे डेथ हुई थी, वहीं पे उसका टॉम्ब बनेगा, सेरिंगपट्टनम में। एम मिसिंग है, यहाँ से लिख लेना। हु established a modern well organized दूत, दूत मतलब मैसेंजर कम्युनिकेशन सिस्टम, मैसूर में किसने स्टेब्लिश किया था। मैसेंजर मतलब कि बाहर कंट्रीज में इनके मैसेंजर रहते थे, जितना भी आर्मी रिलेटेड हो गया, सप्लाई रिलेटेड हो गया, ठीक है, जो भी एक तरीके से मैसेज वगैरह फैलाए जाते थे, तो इसके लिए मैसेंजर सिस्टम शुरू किया गया था मैसूर के अंदर, ठीक है। तो ये पहला कौन सा राजा था, टीपू सुल्तान ही ऐसे थे करने वाले, जो मैसेज सिस्टम जिसने शुरू किया था, ठीक है, मैसूर के अंदर। तारीख ए खुदाई
किसकी बायोग्राफी है? तारीख खुदाई है टीपू सुल्तान की बायोग्राफी। ठीक है, कैसे उन्होंने एडमिनिस्ट्रेशन कैसे संभाला, मतलब बायोग्राफी में क्या होगा, मिलिट्री कैंपेन क्या थे, रिफॉर्म क्या थे, आइडियोलॉजी, मतलब महसूस टीपू सुल्तान के राज से रिलेटेड तारीख खुदाई। टीपू सुल्तान का रॉकेट टेक्नोलॉजी एडवांस कैसे था? क्योंकि इसने जो केसिंग यूज की थी ना, मतलब जो अपना बारूद रहता है उसको कवर करने के लिए केसिंग यूज की जाती है, तो इसने आयरन की केसिंग यूज की थी। तो इससे क्या होगा, एक तो उसकी रेंज बढ़ जाएगी और दूसरा उसमें पावर बढ़ जाएगी, ज्यादा मसाला भर सकते हो आप उसमें बढ़ाने के लिए, विस्फोटक अमाउंट उसमें ज्यादा भर सकते हो। ठीक है, तो आयरन केसिंग इनके द्वारा यूज की गई थी, एडवांस टेक्नोलॉजी थी। ब्रिटिशर्स वगैरह थे ना, यूरोपियन वगैरह थे, उनके पास भी ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं थी। ठीक है, वो यूरोपियन वगैरह पेपर का या कार्डबोर्ड का केसिंग यूज करते थे, और ये किसके यूज करता था, एक तरीके से ये मेटल वाली, आयरन वाली केसिंग। ठीक है, तो उसकी रेंज बढ़ जाती थी और उसकी हायर प्रेशर और एक्यूरेसी वगैरह सब एक्सप्लोजिव अमाउंट उसमें ज्यादा बढ़ सकते थे। ये इसलिए ऐसे एडवांस थे, इसलिए उनको रॉकेट की मतलब काफी नॉलेज थी। With reference to military innovation, Tipu Sultan consider following statement. He organized specialized rocket brigade. हाँ, इनके द्वारा एक स्पेशल रॉकेट ब्रिगेड भी बनाया गया था। उस ब्रिगेड का नाम था कुसोन यूनिट्स। और मैसूर रॉकेट वाज माउंटेड ऑन बैम्बू शाफ्ट। बैम्बू शाफ्ट पे इनको माउंट करते थे ये रॉकेट्स को। ये बात भी सही है। ठीक है, और यूनिट का नाम क्या था, कुसोन यूनिट। ये एग्जाम में आ जाता है, रॉकेट जो ब्रिगेड बनाया गया था कुसोन यूनिट बोलते थे उसको। और जो ये अपने रॉकेट वगैरह लॉन्च करते थे बैम्बू बैम्बू शाफ्ट से लॉन्च करते थे। द रॉकेट वर यूज ओनली फॉर सिग्नलिंग, ना ना वेपन की तरह यूज किया था, सिग्नल पर्पज के लिए यूज नहीं करते थे। टीपू सुल्तान इस्टेब्लिश रॉकेट वॉरशिप वर्कशॉप एंड प्रिपेयर्ड मैनुअल। हाँ, वर्कशॉप भी खोली थी और मैनुअल भी बनाए थे। तो तीन सही है, तीसरा नंबर वाला गलत है। ठीक है, तो 1 to 4 इज करेक्ट आंसर, बी आंसर सही होगा। Information about rocket technology used by टीपू सुल्तान इज फाउंड इन which book? जो टीपू सुल्तान की रॉकेट टेक्नोलॉजी थी आयरन की केसिंग वाली और वर्कशॉप वगैरह और ये सब मैनुअल वगैरह पब्लिश जो उसके साथ किए थे, किस बुक में लिखा गया है इसके बारे में? उनके द्वारा एक बुक जो लिखी हुई है, फत उल मुजाहिदीन, उस बुक में प्रॉपरली मेंशन है इनका सब। ठीक है, इन विच ईयर डिड टीपू सुल्तान फॉर्मली डिसाइड टू बिल्ड ए लार्ज नेवी? किस साल उसने डिसाइड किया था? देखो, ये स्टेटमेंट थी ना कि जमीन पर अंग्रेजों को हरा दूंगा, पर समुद्र में कैसे, सुखा नहीं सकता ना समुद्र को, नहीं हरा सकता। क्यों नहीं हरा सकता? क्योंकि समुद्र में स्ट्रांग है अंग्रेज। तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए, जैसे हैदर अली ने तो ये ध्यान नहीं रखा, पर उसके बेटे ने ध्यान दिया, टीपू सुल्तान ने, तो उसी बात को ध्यान में रखते हुए उसने बोला कि मैं भी एक नेवी बनाऊंगा, अपनी नेवी बनाऊंगा। ऐसा कब डिसाइड किया गया था उसके द्वारा? 86 में डिसाइड किया गया था। 86 में डिसाइड किया था, और उसने बोला था कि 20 बैटलशिप बनाऊंगा और 20 ही फ्रिगेट बनाऊंगा। ठीक है, बैटलशिप तो बड़े शिप रहते हैं, फ्रिगेट्स उनके साथ चलते हैं, ठीक है, छोटे शिप थोड़े। तो ये 86 में डिसाइड किया गया था। उसी बात को ध्यान रखते हुए एक मीर बहादुर एडमायरल टीपू सुल्तान की नेवी का अपॉइंट किया गया था, उसका नाम क्या था? कमरुद्दीन था उसका नाम। 90 में स्टेब्लिश किया गया था। ठीक है, टीपू सुल्तान ने एक बोर्ड ऑफ एडमायरल्टी भी बनाया था। ये कब बनाया था? बोर्ड ऑफ एडमायरल्टी मतलब एक बोर्ड रहेगा, और वो सब मतलब ये जो एम्बिशन है उसका 20 बैटलशिप और फ्रिगेट्स बनाने का, उसको पूरा करेंगे। और यहाँ पे जो बैटलशिप की संख्या भी दो बढ़ा दी गई थी। ठीक है, तो 20 की जगह 22 बैटलशिप कर दिया गया, फ्रिगेट अभी 20 ही रहे। ऑन whose सजेशन डिड टीपू सुल्तान ऑर्डर कॉपर बॉटम शिप फॉर हिज नेवल नावल शिप? ठीक है, मतलब किसके सजेशन दिया था कि कॉपर का बॉटम बनाना, जंग वगैरह कम लगेगा। ठीक है, ड्यूरेबिलिटी बढ़ेगी आपके शिप की, नेवी की। तो ऐसा उसको एडमायरल सफरन के द्वारा सजेस्ट किया गया था। फ्रेंच वाला था ये। ठीक है, फ्रेंच का था, तो उसके द्वारा सजेस्ट किया गया था। सुल्तान बैटरी वॉच टावर, बैटरी वॉच टावर बनाए गए उसके द्वारा। वॉच टावर क्या होते हैं? देखने के लिए कि कोई बाहर का शिप उनके अटैक करने तो नहीं आ रहा। तो ऐसे टावर कब बनाए गए थे इनके द्वारा? 84 में बनाए गए थे, कि अंग्रेज वगैरह वहां से घुसने की कोशिश तो नहीं कर रहे, क्योंकि वो तो स्ट्रांग थे, नेवी उनकी स्ट्रांग थी, तो वो घुसने की कोशिश नहीं करते। उसको रोकने के लिए सुल्तान बैटरी वॉच टावर बनाए गए थे इनके द्वारा 84 के अंदर। कहाँ पे? मैंगलोर के कोस्टल एरियाज के अंदर। और एक तरीके से देखा जाए ना, गुरुपुर रिवर है जो वहां पे, वहां हमें ब्रिटिश वॉरशिप की प्रिवेंट करने के लिए, घुसने से पहले पता लगाने के लिए, ताकि उन पे रेडी हो पाए वॉर के लिए। विच ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट ए पोर्ट डॉकयार्ड एस्टेब्लिश्ड बाय टीपू सुल्तान? तो इस पर्पज के लिए जो ये सुल्तान बैटरी वॉच टावर थे ना, तो उसके लिए 3 पोर्ट उन्होंने डॉकयार्ड एस्टेब्लिश किया गया था, वहां पे वॉच टावर बनाए गए थे। वो 3 पोर्ट कौन से थे और चौथा कौन सा नहीं है इनमें से? ठीक है, तो जमालाबाद बेंगलुरु में, वजीदाबाद भटकल में, और मोलिदाबाद, तीनों में बाद बाद लगा हुआ है। ये तीनों उनके द्वारा बनाए गए थे डॉकयार्ड, और चौथा वाला नहीं था। Where were province called during the administration of टीपू सुल्तान? टीपू सुल्तान के टाइम पे प्रोविंसेस को क्या नाम दिया जाता था?
टीपू सुल्तान का जो एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम था ना मेनली था सेंट्रलाइज फॉर्मेट में, और सेंट्रलाइज था, साथ साथ में उसने डिवाइड किया हुआ था अपने प्रोविंस को छोटे छोटे टुकड़ियों में। उनको बोलते थे असोफीज, असोफीज नाम दिया जाता है उनको, ठीक है। सेंट्रलाइज सिस्टम था, सेंट्रलाइज मॉडल फॉलो करते थे ये लोग। नई करेंसी, एक नई करेंसी सिस्टम, नए वेट्स एंड मेजर किस किंगडम, किंग के द्वारा मैसूर में इंट्रोड्यूस किए गए थे? ऐसा भी टीपू सुल्तान के द्वारा किया गया था, ठीक है। मतलब सब कुछ चेंज करने के लिए, मतलब एडवांसमेंट लाने के लिए, वेट्स एंड मेजर प्रॉपर बनाने के लिए, करेंसी प्रॉपर बनाने के लिए। तो ये थे कुछ, मतलब कुछ नहीं, पूरा का पूरा ही है। एंग्लो मैसूर वॉर से रिलेटेड, टीपू सुल्तान हैदर अली से रिलेटेड, इससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा भाई। जब भी मन करे ना एंग्लो मैसूर से रिलेटेड पढ़ने का, बस ये क्वेश्चंस लगा देना, आपका टॉपिक पूरा कवर हो जाएगा। साथ साथ में क्वेश्चन करते करते आपके दिमाग में डाउट भी आएंगे, तभी जितना ज्यादा डाउट आएगा उतना ज्यादा क्लियरिटी बढ़ेगी। बार बार करोगे प्रैक्टिस, जितना ज्यादा करोगे क्वेश्चंस की, थ्योरेटिकल भी समझ में आएगा, क्योंकि एक्सप्लेनेशन तो मैं प्रॉपर दिया हूँ साथ साथ में यहाँ पे। और साथ साथ में आपका सोचने का नजरिया भी बढ़ेगा कि एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आने वाला है। थ्योरी आप बुक से पढ़ोगे, लाइन टू लाइन पढ़ोगे, तो जो जैसे जैसे लिखा जाता है हाँ हाँ करते जाते हैं, बट दिमाग में वो नहीं रहता कि एग्जामिनर किसी भी लाइन से क्वेश्चन उठा सकता है, उस टाइम पे धोखा खा जाते हैं। तो क्वेश्चन जितने ज्यादा करोगे उतना ज्यादा अच्छा रहेगा। जब भी मन करे ना टॉपिक पढ़ने का, सीधा टेलीग्राम का लिंक डालूंगा डिस्क्रिप्शन में, वहां से जाके पीडीएफ डाउनलोड कर लेना, क्वेश्चन लगा लेना, टॉपिक कवर हो जाएगा, कुछ भी नहीं बचा। एंग्लो मैसूर वॉर से रिलेटेड जो हैदर अली और टीपू सुल्तान का जितना भी रेन था, कितने वॉर हुए थे, ट्रीटी हुई थी, कौन सा गवर्नर जनरल था, कौन सा मेन लीडर था, क्या क्या अलायंसेस बने, ठीक है, सब कुछ कवर्ड हो गया है। इसको क्या बोलते थे, इसका इंटरेस्ट क्या था, ये किस रोल से स्टार्ट किए थे, बाद में कैसे बने, सब कुछ मैंने प्रॉपरली इसमें कवर कर दिया है, कुछ नहीं बचा है। किसी भी टेस्ट सीरीज में अटेम्प्ट कर लेना, एक पीडीएफ में से क्वेश्चन आ पाएगा, 75 क्वेश्चन है, टोटल कवरेज है। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, थैंक यू ऑल।